दुर्गा बनो सी 16 आज हम लोग यानी 16 नंबर का देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिए। भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महिला स्पोर्ट कंपनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महू और पुणे में की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्पोर्ट कंपनी की शुरुआत महू और पुणे में की गई है। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारतीय सेना ने 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों के गठन की घोषणा की है। ठीक है, बस इतना इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? आपका अग्नि 5। मिशन दिव्यास्त्र संबंध अग्नि 5 मिसाइल रक्षा प्रणाली से है। पीएम मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की एकमात्र अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 की गति ध्वनि की गति से लगभग 24 गुना अधिक है। अग्नि 5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा मेक इन इंडिया परियोजना के तहत विकसित किया गया है। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण के साथ ही भारत अब चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसके पास आपका MIRV क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। मुंडेश्वर महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? आपका कैमूर भभुआ में मनाया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर भभुआ जिले में मनाया जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव में पौरा पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। आपका यहाँ महोत्सव और राज्य खोंगजुम दिवस 2024 मणिपुर में मनाया गया और नागी पक्षी महोत्सव 2024 जमुई बिहार में और तावी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और पर्पल उत्सव अमृत उद्यान जो है मनाया जाता है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। कोल उत्सव बुरहानपुर उत्तर प्रदेश, आपका गणगौर उत्सव राजस्थान और चपचारकूट त्योहार मिजोरम, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में और थाईपुरम त्योहार तमिलनाडु में, गंगा सागर मेला तथा पश्चिम बंगाल मूर्त धर्म का मेला। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे आंसर होगा डी आपका दोस्तों, यानी पॉलीथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा 4 हो जाएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन और DDT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी में पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते अर्थात इस श्रेणी के पदार्थ सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित होते हैं जैसे पॉलीथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक, DDT, आपका पीड़कनाशी, जहरीली भारी धातुएं, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, रेडियो सक्रिय तत्व, रासायनिक यौगिक इत्यादि। यह पदार्थ कणीय, तरल अथवा गैसीय हो सकते हैं जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ ये पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं तथा अपघटित प्रभाव जैव भू रासायनिक चक्र में प्रवेश कर सकते हैं जैसे घर का रसोई का कूड़ा, मलमूत्र, कृषि इत्यादि उत्पादित अपशिष्ट, कागज, लकड़ी, चमड़ा, घास इत्यादि। इन पदार्थों की एक सीमित मात्रा में ही सूक्ष्म जीवधारियों यानी कवक एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाती हैं। अधिक होने पर ये पदार्थ वातावरण में प्रदूषण फैलाने लगते हैं। DDT इनका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन है। यह एक प्रमुख कीटनाशक जो है
कीटाणुनाशक है। पॉलीथीन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है जो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप तार के ऊपर आवरण पैकिंग थैलियाँ बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनमें साबुन के समान सफाई का गुण विद्यमान होता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर Cl2 प्रभावित करेंगे क्लोरीन, तो CaOCl2 बनेगा, जो कि क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, प्लस H2O निकलेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए यहाँ पे रासायनिक गुणों के उपचार के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में, लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन के लिए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, बरसाती केबिल बनाने में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए। किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा ऐसी लोक कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र को कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना। संसद की व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, विशेषताएं और विशेषताएं। दोहरी कार्यप्रणाली, देखिए यहाँ पे संसदीय व्यवस्था दी गई है यहाँ पे नीचे, और यह राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था दी गई है। संसदीय व्यवस्था क्या है? दोहरी कार्यप्रणाली है और राष्ट्रपति जो है एकल कार्यप्रणाली है। बहुमत के दल का शासन होता है और यहाँ राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित शासन है। ठीक है, निर्वाचन है जो भी। यहाँ देखिए आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसमें उत्तरदायित्व का अभाव है। राजनीतिक एकरूपता का गुण, राजनीतिक एकरूपता नहीं, दोष है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। उत्तरदायी सरकार है, गैर उत्तरदायी सरकार है। निरंकुशता पर रोक, गैर उत्तरदायित्व नेतृत्व की संभावना, व्यापक प्रतिनिधित्व, सीमित प्रतिनिधित्व। दोष देखिए इसके, अस्थायी सरकार है, अस्थायी घूस सरकार है, नीतियों की निश्चितता नहीं, नीतियों की निश्चितता है, शक्तियों के विभाजन का विरुद्ध है, शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। यहाँ पर ये मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर डी आंसर आपका है, यानी आपका प्रतिरोधी मैच कर जाएगा थर्ड से, कटा फटा और घाव साफ करने में, और प्रतिजैविक मैच कर जाएगा यहाँ पे जीवाणुओं के विकास को रोकने में, और रोगाणुनाशक मैच कर जाएगा नाला नल आदि साफ करने में, और पीड़ाहारी जो है दर्द निवारक दवा के रूप में ऐसे मैच करता है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है, देखिए, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को मारने में या उनकी वृद्धि रोकने में सहायक होती हैं। इसका प्रयोग रक्त को दूषित होने से रोकने एवं घाव भरने में सहायक होती हैं। महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं पोटेशियम परमैंगनेट, आयोडोफॉर्म, मर्क्यूरोफॉर्म, हेक्साक्लोरोफिन, आयोडीन इत्यादि। एंटीबायोटिक के बारे में, इसे जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित किया जाता है। इसको बनाने में आपका मोल्डस, कवक आदि का प्रयोग किया जाता है।
प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की जीवन को बाधित और वृद्धि को रोकती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफ्लोस्पिरिन्स, एस्टेटोमाइसिन आदि है। पेनिसिलिन का नाम है। पीड़ाहारी के बारे में जानते हैं। औषधि जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय दुष्प्रभाव के दर्द को कमी करता है। इनमें दो वर्ग में विभाग किया जाता है। इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। अनिंदकारी पीड़ाहारी एस्प्रिन और एमिऑक्सीवेंजोइक अम्ल, पैरासीटामोल, ठीक है, ये सारी हैं। और दूसरा है आपका निंद्राकारी पीड़ाहारी। इसमें सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराकर दर्द कम किया जाता है। इसके अधिक मात्रा से आलसीपन, कोमा, मृत्यु हो सकती है। इसको अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन से प्राप्त किया जाता है। ये आदत निर्माणक होते हैं। रोगाणुनाशक, इसका प्रयोग नाला, नल आदि के साफ करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान समय में कौन सा देश है? कूट की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका डी, यानी कि भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार है, सारे हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। म्यांमार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। इसमें म्यांमार दिया था क्या? नहीं दिया। म्यांमार दिया था, पांचवा नहीं होगा इसमें, ठीक है। म्यांमार नहीं है। देखिए यहाँ पे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे जो है नया सदस्य बना है। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो आपका माइका जो है अधात्विक खनिज है। माइका अधात्विक खनिज है। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित रहता है, खनिज कहलाता है। खनिजों की पहचान इस भौतिक एवं रासायनिक गुणों से होता है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देख लेते हैं। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं एवं जिनसे किसी विशिष्ट धातु की प्राप्ति नहीं होती है। ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, जैसे कोयला, हीरा, माइका, पोटास, गंधक, खनिज तेल, जिप्सम इत्यादि। धात्विक खनिज जिन खनिजों के गलने से धातु प्राप्त होता है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे क्रोमाइट, मैग्नीज, बक्साइट, सोना, चांदी, टीन, कोबाल्ट, तांबा इत्यादि। मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति आपका पाइलोसोइट मैग्नेटाइट एस्को में होती है। मैग्नीज का उत्पादन एवं राज्य के बारे में आइए देख लेते हैं। उड़ीसा का केंदुझार, ओनाई, कालाहांडी। मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र भंडारा। क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आपका ट्यूनाइट, पेरिडराइट तथा स्प्रेंटाइट जैसी अत्यधिक क्षारीय अग्नेय शैलों में मिलता है। यह क्रोमियम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। क्रोमाइट का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यों तथा रासायनिक उद्योग में किया जाता है। क्रोमाइट का उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक हसन, उड़ीसा जजपुर, ढेंकनाल क्योंझर, महाराष्ट्र रत्नगिरी भंडारा। बक्साइट टर्सरी युग में निर्मित लेटेराइट शैलों से संबद्ध एक एल्युमिनियम का अयस्क है।
बक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा 55 से 65% होता है। बक्साइट का उत्पादक राज्य है उड़ीसा, पंचमली पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश अमरकंटक, मंडाला, सहडोल, झारखंड पलामू, लोहरदग्गा, तमिलनाडु कोल पहाड़ियाँ। माइका जो है अभ्रक, अभ्रक आग्नेय यांत्रिक चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक का मुख्य अयस्क का पिग्माइट है। इसका उपयोग विद्युतीय तापमान में इंसुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयान में उच्च शक्ति वाली मोटरों में रेडियो उद्योग का रडार में होता है। अभ्रक के उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश नेल्लौर, राजस्थान जयपुर उदयपुर, झारखंड हजारीबाग सीमपुर, बिहार गया मुंगेर भागलपुर में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुदर्शन सेतु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु सुदर्शन सेतु है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मैथ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड गलत है। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है, सही है। दक्षिण ध्रुव बिंदु स्थलखंड पर अवस्थित है, इसके चारों ओर जल का फैलाव है, भी सही है, यानी बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है, जिसकी पानी लगभग हमेशा बर्फ में ढका रहता है। उत्तरी ध्रुव पर किसी भी देश का स्वामित्व तो नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तथा प्राधिकरण द्वारा शासित है। अमेरिकी खोजकर्ता और नौसैनिक अधिकारी रॉबर्ट पियरी ने अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव की खोज की। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित करता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के महाद्वीपीय भूभाग पर स्थित है। इस स्थलीय दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव की तरह अंटार्कटिका भी बहुत शुष्क है। इसका पानी बर्फ के रूप में जम गया है। नॉर्वे के खोजकर्ता रोवाल्ड एंडमुंडसेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। रिंग ऑफ फायर से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, बताइए। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत है। ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी की क्रिया की तीव्रता पर निर्भर, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचालन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपका पेरिडोराइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब बड़ी मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। देखिए ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। ज्वालामुखी से जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो है ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
सक्रिय ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप समूह इटली में, स्ट्राम्बली भूमध्य सागर, माउंट एटना इटली, ठीक है, कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, और माउंट एरुबस अंटार्कटिका में है, मौना लोआ हवाई द्वीप पे है, और मेना फिलीपींस में। सारे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम हैं। अब देखिए यहाँ पे सुस्त ज्वालामुखी जो कि यहाँ से फ्यूजियामा जापान, आपका बिसु रियासत इटली में, नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और शांत मृत ज्वालामुखी, ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया, पोपा म्यांमार, देवबंद ईरान, एकांगुआ अर्जेंटीना, और चिम्बोराजो इक्वाडोर, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो आपका तारापुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इस सबसे पुराना प्रथम विद्युत गृह जो है तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह का स्थापना महाराष्ट्र के पालघर जिला के तारापुर में 28 अक्टूबर 1969 में किया गया। इस संयंत्र में 4 रिएक्टर हैं, जिसमें 2 बोइंग वाटर रिएक्टर्स तथा 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित हैं। तारापुर बिजली संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 210 मेगावाट थी, जो अब बढ़ करके 1100 मेगावाट हो चुकी है। तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उपस्थिति में मई 1964 में दोनों देशों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। रावत भाटा 1972 में भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा कोटा में स्थापित किया गया है, ठीक है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल की सुविधा के ध्यान में रखते हुए राणा प्रताप बांध के निकट लगाया गया। इसमें वर्तमान में 1180 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ परिचालन में 6 दवा वाले भारी जल रिएक्टर इकाइयां हैं। कल्पक्कम 1984 में भारत का तीसरा परमाणु विद्युत गृह भारत के पूर्वी तट पर कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 440 मेगावाट क्षमता वाला यह संयंत्र स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। फिर आपका आता है नरोरा, और 1989 ईस्वी में भारत के चौथा परमाणु विद्युत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में नरोरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया। यह जल विद्युत गृह गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसमें आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर तकनीक के 2 रिएक्टर हैं, और प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट यानी कुल 440 मेगावाट की है। वर्तमान जुलाई 2024 में भारत में कार्यशील रिएक्टरों की कुल संख्या 24 एवं आणविक ऊर्जा में स्थापित क्षमता 80 से 80 मेगावाट है। अन्य निर्माणाधीन रिएक्टरों के पूरा होने में विद्युत उत्पादन की क्षमता वर्ष 2031 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगी। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में 6ठे स्थान पर है, परंतु अभी भी कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान मात्र 3% है। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप 1948 में परमाणु ऊर्जा की आयोग की स्थापना हुई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। मुंबई के निकट ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा 1956 में कार्यशील हुआ। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन यह अनियोजित थी। एक ये हो गया। फर्स्ट जो है गलत है, सेकंड देख लेते हैं। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी, गलत है। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, सही है। और नगर 2 भागों में विभाजित, पहली गढ़ ऊंचाई पर दूसरी निचली शहर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों के किनारे की नलियां ऊपर से ढकी होती थीं। घरों का गंदा पानी इन्हीं नलियों में से होता हुआ नगर की मुख्य नली में गिरता था, अतः कथन एक असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे
के समकोण पर काटती थी, अतः कथन 2 भी असत्य है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन का प्रारंभ हुआ तथा वस्तुतः इस सभ्यता की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय अवस्थाओं को विशेषता यह है कि ये एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, अतः कथन 3 सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित था। पहली ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा नीचे बनाया गया था। पुरातात्विकों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ संरचना एक कच्ची ईंटों के चबूतरे से बनी थी। दुर्ग के दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसके निचले शहर में अलग किया गया था, अतः यह कथन 4 सत्य है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे थे। यहाँ एक सामान्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनाई एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ घरों में दूसरों तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुआएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। आइए यहाँ मिलान करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं तो मिलान करेंगे।